Hey guys, this is Bharat. Welcome to my channel Dream and Achieve. Here I am going to start a wonderful lecture series on Indian polity for all the government exams, especially UPSC and PSC. So I hope that my lecture series will be very helpful for all the students who are preparing for the exams and also for the purpose of GK and current affairs. Please keep studying and enjoy the lectures. Hope they help you to achieve all your goals and succeed in life. Do not forget to please subscribe my channel and please like and share with as many people as possible. दोस्तों अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाल बटन को जाकर दबाएं दोस्तों। एम करते हैं जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए। जितनी जल्दी आप लोग करेंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा नए नए और बढ़िया बढ़िया वीडियोस आप सभी के साथ शेयर करने के लिए। सो प्लीज़ दोस्तों इतना सपोर्ट आप लोग करेंगे मेरे को ताकि मैं अपने विजन और अपने ड्रीम को सक्सेसफुल कर पाऊँ। दैट इज़ टू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन टू यू इन द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड बेस्ट पॉसिबल वे, जिससे कि आप चीज़ों को बहुत आसानी से याद कर पाएँ, मेमोराइज कर पाएँ और कहीं भी उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकें रिलेटिवली इन एनी एग्जाम और एनी थिंग इन लाइफ दैट यू वांट टू डू। आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही ईजी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर आपने पुरानी लक्ष्मीकांत की एडिशन आपके पास होगी 2018 से पहले की एडिशन, तो आपको उसमें ये चैप्टर नहीं मिलेगा क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही रिसेंटली हमारे लक्ष्मीकांत की बुक में ऐड किया गया है। बिकॉज जो जो ये चीज़ है, एक्ट है, वो बेसिकली बहुत ही रिसेंट एक्ट है 2016 में। एंड वी आर दोस्तों टॉकिंग अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज काउंसिल, दैट इज जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल बहुत ही रिसेंटली अभी इम्प्लीमेंट किया गया है। हमारे मोदी गवर्नमेंट आने के बाद ही उन्होंने जीएसटी हमारे देश में जब लागू किया। इट इज़ अ बिग स्टेप टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। एटलीस्ट उन्होंने प्रोजेक्ट तो ऐसे ही किया कि इट इज़ अ ह्यूज स्टेप टेकन बाय देम, राइट? सो इट वाज डन बाय द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 2016 एंड आर्टिकल 279 ए के तहत प्रेसिडेंट को पावर दी गई है टू कॉन्स्टिट्यूट अ जीएसटी काउंसिल बाय एन ऑर्डर। अब दोस्तों क्या होता है कि हमारे देश में अगर आप मेरे इंडियन इकोनॉमी की लेक्चर सीरीज को देखेंगे तो वहाँ पे एक पूरा चैप्टर है जिसका नाम है टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। वहाँ पे बहुत ही डिटेल में मैंने डिस्कस किया है कि हमारे देश का टैक्स स्ट्रक्चर किस तरीके से ऐतिहासिक रूप में डेवलप हुआ है ओवर द ईयर्स। और सरकार ऑब्वियसली टैक्स के बारे में तो दोस्तों आप जानते ही होंगे कि कोई भी गवर्नमेंट, देश की कोई भी सरकार जब चलती है तो उस सरकार को चलाने के लिए सरकार को पैसा चाहिए। और पैसा आएगा कहाँ से? पैसा हमेशा पब्लिक से ही आएगा। और पब्लिक से पैसा वो कलेक्ट कैसे करती है? इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। तो ऑब्वियसली जो टैक्स के थ्रू पैसा वो कलेक्ट करती है उसके लिए एक टैक्स का प्रॉपर रेजिमेंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रॉपर प्रोसीजर्स डिफाइन होने चाहिए कि किस चीज़ पे सरकार कितना टैक्स ले सकती है। सो ऑब्वियसली बहुत सारे टैक्सेशन के सिस्टम अलग अलग दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, रिग्रेसिव टैक्सेशन, बहुत सारे हैं जो मैंने डिटेल में इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर सीरीज में मैंने डिस्कस किया है। तो इंडिया के केस में अभी तक जीएसटी आने के पहले तक हमारे वैट का सिस्टम चलता था, बट उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखे गई, बहुत सारे इश्यूज देखे गए। बहुत ही अनियमित तरीके से उसमें बहुत ही ज़्यादा इलीगल काम भी उसके थ्रू हो रहे थे, टैक्स की चोरी भी हो रही थी, बहुत सारे और इश्यूज भी आ रहे थे। तो इसलिए गवर्नमेंट बहुत समय से, खाली ऐसा नहीं है कि मोदी गवर्नमेंट का ये पूरा स्टेप है, बहुत समय से सरकार टैक्स स्ट्रक्चर को रिवाइज करने की बातें कर रही थी और जीएसटी को लाने का बहुत समय पहले से ही चल रहा था, राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ द कांग्रेस। बट मोदी जी ने आकर के फाइनली इसको इम्प्लीमेंट कराया और फाइनली जो है हमारे देश में जीएसटी जो है 101 फर्स्ट 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 के द्वारा बेसिकली जीएसटी काउंसिल को स्थापित किया गया। अब इस काउंसिल की अगर हम बात करें कॉम्पोजिशन की, तो यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी जो है उसके एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी होते हैं। और इसके अलावा हम कॉम्पोजिशन देखें तो जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो चेयरपर्सन होता है। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, वो भी इसका मेंबर होता है। और मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, टैक्सेशन एंड एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये इसके जो कॉम्पोजिशन है उसके अलग अलग मेंबर्स होते हैं। तो कौन कौन होता है दोस्तों? फाइनेंस मिनिस्टर जो कि चेयरपर्सन होता है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ फाइनेंस होता है, एंड मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन, और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, यूनियन मिनिस्टर होता है फाइनेंस का, रेवेन्यू का, और फाइनेंस मिनिस्टर होता है। ठीक है। इसके अलावा हम इसके विजन और मिशन पे जाते हैं। विजन की अगर हम बात करें तो इट एस्टैब्लिशेस द हाईएस्ट establishment of the highest standards of cooperative federation in functioning of the council।
अब देखिए मोदी जी जब से आए हैं तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन को भी चेंज करके नीति आयोग के नाम से बना दिया है, और नीति आयोग का पूरा जो चैप्टर है वो आई बी कमिंग शॉर्टली इन बोथ ऑफ माई लेक्चर सीरीज, पॉलिटी एज वेल एज इकोनॉमी, जहाँ पे मैं नीति आयोग के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो नीति आयोग की जब भी हम बात करते हैं तो टर्म एक यूज होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, क्योंकि हमारे देश में देखा गया है कि अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन और अच्छी गवर्नेंस को चलाने के लिए स्टेट्स का कोऑपरेशन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक इंटीग्रेटेड तरीके से जब स्टेट गवर्नमेंट सारे आपस में कोलैबोरेशन नहीं करेंगे तब तक हमारे देश की गवर्नेंस अच्छे से नहीं चल सकती। तो हमारे जो जीएसटी काउंसिल है उसका मिशन भी यही है कि हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ कोऑपरेटिव फेडरेशन को डेवलप करना इन द फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल। और अगर मिशन की हम बात करें, इवॉल्विंग बाय प्रोसेस ऑफ वाइडर कंसल्टेशन अ जीएसटी स्ट्रक्चर विच इज यूजर फ्रेंडली एंड इन्फॉर्मेशन ड्रिवन। तो अब जीएसटी जो स्ट्रक्चर है उसका लॉ और बिल तो पास कर दिया गया पार्लियामेंट के द्वारा, लेकिन ऑब्वियसली जीएसटी के पूरे स्ट्रक्चर को बनाना एक बहुत ही ह्यूज टास्क है। इट इज अ ह्यूज टास्क दैट हैज टू बी अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट। तो ऑब्वियसली उस टास्क को अंडरटेक करने का काम ये जो काउंसिल है जीएसटी काउंसिल है उसको सौंपा गया है, और यही उसका मिशन है कि जीएसटी स्ट्रक्चर को पूरा का पूरा क्या किया, इवॉल्व किया जाए और यूजर फ्रेंडली तरीके से बनाया जाए, यूजर फ्रेंडली एंड इन्फॉर्मेशन ड्रिवन बनाया जाए। Members of the council from states have to choose one among themselves to be vice chairperson, can also decide his term. राइट, सो मेंबर अगर चेयरपर्सन तो आपने देख लिया ऊपर की फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, इसके अलावा जो वाइस चेयरपर्सन है उसको मेंबर्स ऑफ काउंसिल स्टेट्स के थ्रू जो गए हैं दे हैव द राइट टू चूज वन अमंग्स देमसेल्व्स, और उसका जो टर्म होगा वो भी वही लोग डिसाइड करेंगे। Chairperson of Central Board of Excise and Customs also permanent invitee. So obviously Central Board of Excise and Customs का chairperson है वो भी permanent invitee है, he is non-voting and decision is taken by 3/4 of the weighted votes. ये बहुत ज़्यादा important point है दोस्तों कि जो भी decision उसमें लिए जाते हैं 3/4 of weighted votes लिए जाते हैं, 3/4 of total votes नहीं, 3/4 of the weighted votes। अब आप पूछेंगे कि weighted vote क्या है? weighted vote का मतलब होता है हर जो member होता है उसके वोट की बराबर वैल्यू नहीं है। यूजुअली डेमोक्रेसी में वोट ऑफ एवरी सिटीजन हैज द सेम वैल्यू, ठीक है, उसको एक कंप्लीट वोट की तरह गिना जाएगा। लेकिन जो जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स हैं हर मेंबर के वोट की वैल्यू अलग होती है, और वो जो वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करते हो उसके वोट के साथ और फिर सम अप करते हो, उसका जो भी 3/4 आता है, सो दैट इज डिसीजन जो उसके थ्रू लिए जाते हैं। अब वो वैल्यू और वेटेज कितनी है वो हम आगे देखेंगे, अभी हम आगे देखते हैं कि वो वेटेज और वैल्यू कितनी है। आइए हम इसके फंक्शंस को और डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैंने आपको इसका विजन और मिशन तो बता दिया, बट लेकिन इसके डिटेल्ड फंक्शंस हम देखते हैं कि क्या क्या एग्जैक्टली ये काम करता है। पहला है गुड्स एंड सर्विसेज दैट में बी सब्जेक्टेड टू जीएसटी और एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। एकदम क्लियर है दोस्तों, कौन सी गुड्स और सर्विसेज ऐसी होंगी जिसमें जीएसटी लगेगा और कौन सी होंगी जिसमें वो एग्जेम्प्ट किया जाएगा, ये काउंसिल ही डिसाइड करेगा। Taxes, cesses, surcharges levied by center, states और local bodies that would merge with GST, right? So that means अब मैंने आपको बताया था जीएसटी एक बहुत ही यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है, एक टैक्स स्ट्रक्चर है। तो पुराने जो भी टैक्सेस थे, सेसेस थे, सरचार्जेस थे, ये सभी के सभी जीएसटी स्ट्रक्चर के अंदर मर्ज किए जाएंगे। तो कौन कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जिनको मर्ज करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए, अगेन कौन डिसाइड करेगा, जीएसटी काउंसिल। Model GST laws, principles of levy, appointment of GST levied on supplies in course of interstate trade, commerce plus principles that govern the place of supply. So obviously GST से related जितने law होंगे उनके levy करने के principles क्या होंगे, है ना, appointment of the GST levied on supplies वगैरह 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 सब कुछ क्या होगा, हमारा जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा। स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ एपी, असम, जेएनके, मणिपुर, मेघालय, अगेन दोस्तों नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं प्लस कुछ और जेएनके वगैरह, उत्तराखंड, ये सब स्टेट्स जो है स्पेशल स्टेट्स हैं, और इसीलिए इसी स्टेट से रिलेटेड मेरा पूरा पूरा पिछला लेक्चर आया था ऑन द चैप्टर ऑन स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सम स्टेट्स, जहाँ भी मैंने आपको डिटेल में बताया था कि इन सभी स्टेट से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजंस क्या होते हैं। तो ऑब्वियसली जीएसटी की भी जब हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं इन स्टेट्स को थोड़ा बहुत एग्जाम्पशन कहीं ना कहीं मिलेगा, और वो क्या मिलेगा ये सारी की सारी चीजें ये काउंसिल डिसाइड करेगा। Any specified rate for a specified period to raise additional resources during any natural calamity or disaster. Obviously दोस्तों मान लीजिए नेचुरल कैलामिटी आ गई, डिजास्टर आ गया, लोगों को पैसे देने की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो रही है, तो ऑब्वियसली उसमें अगर जीएसटी में कुछ चेंजेस करने होंगे तो क्या होंगे, कैसे होंगे, ये सारी चीजें अगेन जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा। रेट्स इंक्लूडिंग फ्लोर रेट्स विद बैंड्स ऑफ जीएसटी, राइट, कितने रेट होंगे, जीएसटी का क्या रेट होगा, सारा का सारा काम ऑब्वियसली जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा। थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर बिलो व्हिच गुड्स एंड सर्विसेज विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। कि भाई देखिए क्या होता है दोस्तों कि
कि कोई भी जब आप टैक्स लगाते हो किसी भी सामान पे, तो अगर बहुत ही सस्ता सामान है और आपका जो बिजनेसमैन है वो बहुत ही कम अमाउंट कमा पा रहा है, अब मान लीजिए 1 रुपया कमा पा रहा है, मार्जिन ही नहीं है, उसमें भी आप टैक्स ले लोगे तो बेचारा बिजनेसमैन तो गरीब का गरीब भूखा मर जाएगा। या कोई आदमी जिसकी इनकम एक सर्टेन थ्रेशोल्ड वैल्यू से नीचे है, तो ऑब्वियसली उस पे भी आप टैक्स लगा के उसका पैसा ले लोगे, तो आदमी की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे बात आ जाएगी पूरी की पूरी। तो ऑब्वियसली टैक्स में से आप हर एक इंसान को नहीं ले सकते हो, आपको किसी ना किसी बैंड्स ऑफ ग्रुप डिसाइड करने पड़ेंगे जिनको आपको एग्जेम्प्ट करना पड़ेगा। तो कौन डिसाइड करता है? अगेन जीएसटी काउंसिल ही डिसाइड करता है कि कौन एग्जेम्प्ट होगा कौन नहीं होगा। ठीक है, राइट गाइस। बट लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी इसमें ये चाहिए कि जो मैंने अभी बात बोली कि एग्जेम्पशन वाली, वो हर कंट्री में एप्लीकेबल नहीं होती है। कुछ कंट्रीज ऐसी भी होती हैं जहाँ पे नो मैटर आपकी तनख्वाह कितनी है और कितनी नहीं, आपको कंपल्सरीली सरकार को टैक्स देना ही पड़ेगा। अगर 1 रुपये भी आपकी सैलरी है तो भी आपको उसका 10% या जो भी रेट फिक्स किया गया है वो आपको देना पड़ेगा। सो देर आर वेरियस मेथड्स बाय विच यू कैन टैक्स द पीपल। So those methods obviously I will discuss more in the lecture on Indian economy, और उन methods का क्या नाम है, उनके technical terminologies क्या है, हम सब डिटेल में देखेंगे। Any other matter related to GST obviously, और भी कोई मैटर अगर रिलेटेड है GST से तो ये काउंसिल देखेगा। इसके अलावा कुछ और फंक्शंस हैं दोस्तों कि shall recommend the date in which GST may be levied on petroleum, crude oil, high speed diesel, right? ये सब जितने भी आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, हाई स्पीड डीजल हो गया, पेट्रोल, ये सब, इसमें कौन सी डेट पे जीएसटी अप्लाई होगा, ये सारी चीजें ऑब्वियसली देखेगा ये काउंसिल। When there is a dispute with respect to its recommendations, council shall establish a mechanism to adjudicate upon the same, right? तो अगर कोई dispute है with respect to its recommendation, council shall establish a mechanism to adjudicate upon the same। ये सारी की सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें काउंसिल को दी गई हैं कि अगर डिस्प्यूट है तो काउंसिल जो है एक मैकेनिज्म सजेस्ट करेगा कि कैसे उसको रिजॉल्व किया जाए। Has to recommend the composition to the states for loss of revenue arising on account of intro of GST for 5 years, right? अब होता क्या है दोस्तों कि जीएसटी जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो होगा क्या कि कुछ ना कुछ जो रेवेन्यू है स्टेट्स का वो लॉस होगा। क्योंकि लॉस इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि पुराना टैक्स स्ट्रक्चर पहले चल रहा था और पुराने टैक्स स्ट्रक्चर के थ्रू स्ट्रीमलाइन तरीके से सारा का सारा प्रोसेस एंड एवरीथिंग वाज लेड डाउन। इस वजह से पैसा बहुत अच्छे से गवर्नमेंट के पास आ रहा था, फ्लो ऑफ मनी वाज कांस्टेंट। लेकिन अब क्या हुआ है, अब अचानक से पूरा पूरा टैक्स स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, तो सरकार को रिसोर्सेज और पैसा खर्च करना पड़ेगा नया पूरा का पूरा सिस्टम लाने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में। तो इस वजह से होगा क्या कि स्टेट्स का कुछ ना कुछ रेवेन्यू का लॉस हो जाएगा। जो पैसा उनको आ सकता था इतने टाइम में, जितना टाइम उन्होंने गंवाया जीएसटी के स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने में और पूरे के पूरे सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस को दोबारा से इम्प्लीमेंट करने में, उतना टाइम का पैसा जो है उनके पास लॉस हो जाएगा। तो उस पैसे को कंपनसेट करने के लिए रिकमेंडेशन कैसे किया जाए 5 साल तक के लिए, वो अगेन जीएसटी काउंसिल का काम है कि उसको देखेगा। अब हम दोस्तों देखते हैं वेटेज की हम बात करते हैं। जो मैंने आपको कुछ ही समय पहले बोला था कि हर मेंबर का वेट सेम नहीं होता है, तो व्हाट इज द वेटेज वी विल डिस्कस राइट नाउ। पहला पॉइंट है वोट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव अ वेटेज ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल वोट कास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं उनका जो वेटेज होगा इट विल बी 1/3 ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट। ठीक है, मान लीजिए टोटल 100 वोट पड़े तो 100 में से 33 वोट का जो वेटेज है वो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में जाएगा। एंड वोट्स ऑफ ऑल स्टेट गवर्नमेंट कंबाइंड शैल हैव वेटेज ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल वोट्स। तो ऑब्वियसली बचा हुआ जो 2/3 है वो जाएगा सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के नाम पे, राइट? सो दैट इज द होल थिंग। सो सब सपोज कीजिए, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज कीजिए कोई मैटर है, उस मैटर में 5 डिसीजन सुनाने हैं, 5 में से सब सब लोगों ने अपने अपने वोट्स डाल दिए। तो फाइनली क्या करते हैं कि टोटल वोट काउंट करते हैं। टोटल वोट में से फिर देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इतने डले, स्टेट गवर्नमेंट के इतने डले। ठीक है, उसका 1/3 कर दीजिए। दैट विल बी द वोट परसेंटेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, रेस्ट विल बी ऑफ दैट ऑफ द स्टेट। पर मुझे नहीं लगता दोस्तों कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज कभी आज तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया। वैसे तो बहुत रिसेंट टॉपिक है बट कभी पूछ सकता है, तो आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए। और डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो नेट में जाके पढ़ सकते हैं या बुक से आप देख, क्योंकि हमारी लक्ष्मीकांत की बुक में भी डिटेल में डिस्कशन नहीं किया हुआ इसके बारे में।
एनी एक्ट और प्रोसीडिंग विल नॉट बिकम इनवैलिड इफ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनी वैकेंसी और डिफेक्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ काउंसिल। अब देखिए दोस्तों, जो हम काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे अगर कोई डिफेक्ट हो गया या वैकेंसी हो गई, तो कोई भी एक्ट और प्रोसीडिंग उसकी ऐसा नहीं कि इनवैलिड हो जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। जैसे कि हमारा जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में एक कोरम होता है, कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन वोटिंग, ताकि जो मीटिंग है कंडक्ट की जा सके। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई कोरम का सिस्टम नहीं है। अगर वैकेंसी है, डिफेक्ट है, तो देर आर नो इश्यूज। कोई आदमी ऐसा नहीं है कि उसको भाई काउंसिल के प्रोसीडिंग्स और एक्ट को खारिज कर सकता है। एनी डिफेक्ट इन अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज अ मेंबर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई मान लीजिए किसी बंदे को गलत तरीके से अपॉइंटमेंट कर दिया, डिफेक्ट कर दिया, तो अब उसके बाद काउंसिल ने कोई मीटिंग लेकर डिसीजन सुना दिया, तो वो डिसीजन गलत या खारिज हो जाएगा। नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि किसी के भी पास इतना टाइम नहीं है कि भाई पूरा का पूरा नया एक मेंबर को बुला के भाई पूरा डिसीजन दोबारा सुनाया जाए, नहीं। क्योंकि ऑलरेडी ये कंसेंसस से होता है, और एक मेंबर के डिफेक्ट या किसी और से कोई बहुत ज्यादा फर्क यूजुअली नहीं पड़ना चाहिए, ना पड़ता है। एनी प्रोसीजरल इरेगुलरिटी ऑफ द काउंसिल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रोसीजरल इरेगुलरिटी इसमें है, यानी कि भाई प्रोसीजर डिसाइड किया हुआ था पहले से, अब उस प्रोसीजर के थ्रू काम नहीं हुआ, या उस प्रोसीजर के रिलेटेड काम नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं होगा कि भाई जो भी डिसीजन सुनाएगा डिसीजन खारिज हो जाए। बहुत बड़ी चीज़ है वैसे ये, देखा जाए तो, क्योंकि कायदे से प्रोसीजर्स एंड रूल्स के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। बट क्योंकि जीएसटी अपने आप में एक इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और इतना नया है लोगों के लिए, कि इसको इम्प्लीमेंट करते टाइम थोड़ी बहुत गलतियां होना स्वाभाविक है। और ये माना हुआ है कि जो गलतियां हैं उनको माफ कर दिया जाएगा, और प्रोसीजरल इरेगुलरिटी से डिसीजंस को इनवैलिड नहीं किया जाएगा। राइट, सो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे आपसे साथ डिस्कस करने थे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर दोस्तों। इट वाज अ वेरी शॉर्ट, स्मॉल एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। एंड जाते जाते आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को दोबारा से सब्सक्राइब करें फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट ऑन इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी एंड द रेस्ट ऑफ द वेरियस सब्जेक्ट्स। सो आई होप you will stay tuned for more amazing content, and please do subscribe to my channel। लाल बटन को दबाएं ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे नए वीडियोस बनाने का। बाय बाय एंड हैव अ नाइस वीक।